इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के डे 21 में आप सभी का स्वागत है। आपने डे 1 से लेकर डे 20 तक कई सारी चीज़ों को सीखा है। कुछ चीज़ें आप नई सीखेंगे आज और कुछ चीज़ों का हम रिवीजन करेंगे। आप देखिए, फाइंड द स्पेलिंग एरर। आपके सामने फर्स्ट से लेकर 12th तक की स्पेलिंग लिखी है। ये स्पेलिंग्स लिखी है। आप बताइए देखकर कि आपको क्या लगता है, कहीं कोई मिस्टेक दिख रही है किसी स्पेलिंग में? फर्स्ट की स्पेलिंग FIRST ठीक है, सेकंड की स्पेलिंग SECOND ठीक है, थर्ड की स्पेलिंग THIRD ठीक है, फोर्थ की स्पेलिंग गलत है। 4 होता है FOUR और फोर्थ होता है FOURTH ठीक है, एक तो ये। फिफ्थ की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। सिक्स्थ की स्पेलिंग SIXTH बिल्कुल सही है। सेवंथ की स्पेलिंग भी सही है। एट्थ की स्पेलिंग भी सही है। नाइन वैसे तो नाइन क्या होता है NINE और TH जोड़ दिया जैसे यहां पर तो नाइन्थ बन गया। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए ये स्पेलिंग गलत है। नाइन्थ की स्पेलिंग होती है NINTH। अब चूंकि आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आगे जब बढ़ रहे हैं तो कुछ बेसिक छोटी छोटी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। 10th की स्पेलिंग बिल्कुल सही है TENTH। 11th ELEVENTH 11th। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स को प्रोनाउंसिएशन में भी प्रॉब्लम है यहां पर लिखा हुआ है, देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, इस चीज को आप नोट कर सकते हैं। और 12th की स्पेलिंग भी गलत है। 12th की सही स्पेलिंग होती है TWELFTH। तो इन छोटी छोटी बातों को आप नोट कर लीजिए अगर आपको नहीं पता था। कई सारे स्टूडेंट्स मंथ्स को बोलने में गलती करते हैं। वैसे हिंदी में तो हम कहते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, लेकिन जब आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आगे से आप हमेशा ध्यान रखिए सही से प्रोनाउंस करिए जैसे इंग्लिश नेटिव करते हैं। कैसे करते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये मई है, मई, जून, जुलाई, जुलाई, अगस्त नहीं, अगस्त बोलने की आदत डालिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो मैं लिख देता हूं, ये देखिए लिख दिया मैंने आपके लिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। यहां पर डेज में आप देखिए कितने दिन होते हैं एक हफ्ते में? 7 दिन होते हैं, 7 डेज। अच्छा, इंग्लिश में अगर मुझे कहना है कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, यानी एक हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते में होते हैं यानी एक हफ्ते के अंदर होते हैं कितने दिन? 7 दिन। अ वीक, अच्छा कैसे बनाऊं अब? मई है, एक हफ्ते में है, ये मई होते हैं, तो ये तो प्रेजेंट की कैटेगरी 2 हो गई। अ वीक हैज आएगा ना? अ वीक हैज 7 डेज। अच्छा, सिंपल सेंटेंसेस प्रेजेंट की कैटेगरी 2 में आपने ये देखा है कि मई है जब होता है किसी चीज के अंदर है, ऐसे में आप देयर का भी यूज करते हैं। तो देयर के बाद देयर आर 7 डेज इन अ वीक। तो आप ये देख रहे हैं कि जो आपने अब तक सीखा है सिंपल सेंटेंसेस, उनका यूज यहां पर हो रहा है ना? थोड़ा सा आपको रिलेट भी करना है चीजों को। अच्छा, आप यहां पर देखिए, मंडे, सोमवार को कहते हैं मंडे, ठीक है। मंगलवार को ट्यूसडे, ये मैंने आपको वीडियो नंबर 2 में बताया था ना, ज। तो एस का साउंड हमेशा, अगर ज का साउंड है तो वो होगा ज का साउंड, ज, ट्यूसडे। बुधवार को वेंसडे, यहां पर वेंसडे, और इसको वेडनेसडे भी कहते हैं, वेडनेसडे। दोनों तरीके से बोला जाता है, पर ज्यादा जो यूज किया जाता है वो है वेंसडे। बृहस्पतिवार को थर्सडे, ये ठीक है, थर्सडे भी कहते हैं और थर्सडे भी कहते हैं, थर्सडे। फ्राइडे, ठीक है, सैटरडे,
यहां पर सैटरडे, सैटरडे और संडे। अब हम बात करते हैं अपोस्ट्रॉफी एस की। अपोस्ट्रॉफी, इसे अपोस्ट्रॉफी कहते हैं, ये देखिए अपोस्ट्रॉफी, ठीक है। बहुत सिंपल है, लेकिन कहीं पे कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूं। नेहा की बहन, जनरली हम सब जानते हैं कि जब भी हम कहते हैं इसकी या उसकी, किसी की, अपोस्ट्रॉफी एस का यूज कर लेते हैं। नेहा की, नेहाज, नेहा की के लिए नेहाज सिस्टर। अगर मुझे कहना है उसकी बहन, उसकी बहन, मेरी बहन, तो यहां पर प्रोनाउन यूज कर लेते हैं। उसकी के लिए अगर कोई लड़की है तो हर, लड़का है तो हिज सिस्टर या हर सिस्टर, ठीक है। अच्छा, उस लड़के का पेन, किसका पेन, किसका, का के लिए तो ठीक है अपोस्ट्रॉफी एस। उस लड़के का पेन, दूर है एक लड़का है, दैट बॉयज पेन, ठीक है। उस लड़के का, तो एक है वो लड़का, उसका। नेहा, उसकी, नेहा की सिस्टर। अब यहां पर इंपॉर्टेंट है उन लड़कों के पेन। यहां पर देखिए जो लड़के हैं वो एक से ज्यादा है, दूर हैं वो लड़के, तो दोज बॉयज, ठीक है, ये तो हो गया। अब इन लड़कों के पेन, तो क्या मैं यहां पर अपोस्ट्रॉफी के बाद एस लगा दूं? दोज बॉयज पेन, पेन एक से ज्यादा ही होंगे, क्योंकि एक से ज्यादा लड़कों की बात हो रही है, तो उनके पेनों की बात हो रही है, तो पेन एक से ज्यादा है। क्या ये सही है? ये सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब भी आप देखें ऐसा कोई वर्ड आए जो कि प्लूरल है, एक से ज्यादा की बात हो रही है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, तो जब प्लूरल आता है जिसके एंड में एस होता है, उसके बाद अपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाते, केवल अपोस्ट्रॉफी लगाते हैं, यानी एस नहीं आएगा यहां पर। बोलने का तरीका तो ये है, दोज बॉयज पेन्स, दोज बॉयज पेन्स, जैसे यहां पर दैट बॉयज पेन, लेकिन अपोस्ट्रॉफी के बाद वाला एस नहीं लगेगा। अब जैसे यहां पर देखिए, मैंने कहा उस लड़की का भाई, वो लड़की, एक है वो लड़की, दैट गर्ल्स ब्रदर। यहां पर मैंने, चूंकि वो एक लड़की है, तो दैट गर्ल, और उसका, दैट गर्ल्स ब्रदर, अपोस्ट्रॉफी एस लगा दिया। लेकिन जब मैं कहूंगा उन लड़कियों के भाई, अब चूंकि वो लड़कियां एक से ज्यादा है, वो लड़कियां, दोज गर्ल्स, ये तो हो गया उन लड़कियों के लिए। अब उन लड़कियों का कोई, उन लड़कियों के, तो यहां पर मैं सिर्फ अपोस्ट्रॉफी लगाऊंगा, एस नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो ये वर्ड भी ऐसा है जो कि प्लूरल है, इसके एंड में क्या है, एस है, तो अपोस्ट्रॉफी के बाद वाला एस नहीं लिखूंगा। और भाई बोला, उन लड़कियों के भाई, एक से ज्यादा ही हैं भाई, दोस गर्ल्स ब्रदर्स। मेरे मोबाइल का कवर, मोबाइल का, मेरा मोबाइल, उसका कवर, माई मोबाइल्स कवर। अच्छा, इसमें भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज अभी मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल मैं लिख दे रहा हूं, माई मोबाइल्स कवर, इस घर का नक्शा, इस घर का, दिस हाउसेज मैप। और अब मैंने कहा इन घरों के नक्शे, अब ये घर एक से ज्यादा है, तो दीज हाउसेज, एक से ज्यादा के लिए हम दीज कहते हैं ना, दीज हाउसेज। अब यहां पर चूंकि एक से ज्यादा है, तो इसलिए चूंकि प्लूरल वर्ड है, एस आ रहा है एंड में, तो अपोस्ट्रोफी के बाद वाला एस नहीं लगाऊंगा। दीज हाउसेज मैप्स, अब मैप भी तो एक से ज्यादा होंगे क्योंकि एक से ज्यादा घरों की बात हो रही है। दीज हाउसेज मैप्स। अब मैं आपकी नॉलेज के लिए एक चीज और बता देता हूं। देखिए, जैसे मैंने कहा नेहा की बहन, तो नेहा की बहन के लिए नेहा सिस्टर, ऐसा कहना बेहतर है। लेकिन इसके अलावा एक और विकल्प हो सकता है, क्या? द सिस्टर ऑफ नेहा। हालांकि ये मैं आपको बता दूं कि जब भी हम किसी लिविंग बीइंग का, सजीव जिसमें जान है, जो लिविंग बीइंग है उसका कहते हैं, तो ये यूज ज्यादा होता है, नेहा सिस्टर। लेकिन जब हम किसी मोबाइल की बात कर रहे हैं जो कि एक नॉन लिविंग चीज है, नॉन लिविंग है, ऐसे में नॉन लिविंग के केस में माई मोबाइल्स कवर कहने के बजाय ज्यादा बेहतर यह कहना है द कवर ऑफ माई मोबाइल, द कवर ऑफ माई मोबाइल। मैं लिख देता हूं। तो अगर मुझे इन सभी को ऑफ वाले फॉर्मेशन में बनाना हो,
तो उसकी बहन के लिए मैं कह सकता हूं द सिस्टर ऑफ हिज या द सिस्टर ऑफ हर्स। हर्स HERS, क्योंकि माइन, हर्स, हिज, योर्स, आर्स, इस कैटेगरी में हर का तो बन जाता है हर्स, लेकिन हिज का तो हिज ही रहता है, इसीलिए मैंने कहा द सिस्टर ऑफ हिज या द सिस्टर ऑफ हर्स। उस लड़के का पेन, द पेन ऑफ दैट बॉय, उन लड़कों के पेन, द पेन्स ऑफ दोज बॉयज। उस लड़की का भाई, द ब्रदर ऑफ दैट गर्ल, द ब्रदर्स ऑफ दोज गर्ल्स, द कवर ऑफ माई मोबाइल, द मैप ऑफ दिस हाउस, द मैप ऑफ दिस हाउस, द मैप्स ऑफ these houses, the maps of these houses। तो बनाना दोनों तरीके से बना सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि लिविंग बीइंग के साथ में अपोस्ट्रोफी एस लगाना ज्यादा कॉमन यूज है, लेकिन नॉन लिविंग के केस में बेहतर होगा कि आप ऐसे कहें द कवर ऑफ माई मोबाइल। अब देखिए सब्जेक्ट, मैंने आपको डे 7 की वीडियो में ये बात बताई है कि कोई भी सब्जेक्ट क्या हो सकता है, या तो वो कोई सिंगुलर नाउन हो सकता है, सिंगुलर प्रोनाउन हो सकता है, प्लूरल नाउन हो सकता है, प्लूरल प्रोनाउन हो सकता है। सिंगुलर नाउन का मतलब है किसी एक व्यक्ति का नाम, किसी एक जगह का नाम, किसी एक चीज का नाम, और अगर एक से ज्यादा है तो प्लूरल है, प्लूरल नाउन। सिंगुलर प्रोनाउन के कुछ एग्जांपल्स तो यहां पर भी हैं, जैसे ही, आई भी सिंगुलर होता है, शी, दिस, दैट, इट, ये सब सिंगुलर प्रोनाउन है। और प्लूरल प्रोनाउन जैसे कि दे, वी, यू को हमेशा प्लूरल ही ट्रीट किया जाता है, हमेशा, चाहे एक हो चाहे एक से ज्यादा। अगर मैं कहता हूं आप, चाहे मैं एक को रेफर करूं चाहे एक से ज्यादा को, हमेशा प्लूरल ही इसे ट्रीट किया जाता है। दीज, दोज। अच्छा, इसके अलावा और भी हैं जो मैंने आपको एक वीडियो में बताए थे, नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूं। लेकिन ये जो टेबल है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल डे 7 की वीडियो में डिटेल में समझाया है। अगर रिवीजन की बात कर रहा हूं कि जब आपके सामने कोई व्यक्ति ये कहे कि बताइए इन सब्जेक्ट्स को यहां फिट करिए, तो क्या आप तुरंत फिट कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो इसका मतलब आपने पिछली वीडियोस को ध्यान से देखा है, ठीक है। तो आपको किस स्पीड में कर सकते हैं आप? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर बताइए कौन सा है? केवल आई। फर्स्ट पर्सन का प्लूरल क्या है? वी। सेकंड पर्सन का सिंगुलर कुछ है ही नहीं, यू, इसे हमेशा ही प्लूरल ट्रीट किया जाता है जैसे मैंने आपको बताया। और थर्ड पर्सन की अगर हम बात करें, यहां से शुरू करें, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। शी, ही, शी, दिस, दैट, इट, ये रिवीजन हो रहा है। आप इतने एक्सपर्ट होने चाहिए कि आपके सामने टेबल रखी जाए, आप तुरंत इसे भर लें। कल मैं आपसे पूछूं कि बताइए वी क्या है, तो आप तुरंत कह दें फर्स्ट पर्सन का प्लूरल। मैं आपसे पूछूं कि दिस क्या है, तो आप तुरंत कह दें थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट। और कोई भी, देखिए ये हो गए, और कोई भी सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन अगर कहा सब्जेक्ट हुआ तो वो हमेशा क्या कहलाएगा? थर्ड पर्सन का सिंगुलर। तो सिंगुलर नाउन या फिर सिंगुलर प्रोनाउन। इसी तरह से थर्ड पर्सन प्लूरल में आ जाएगा दे। आगे बढ़ो, दीज, दोस। इसके बाद प्लूरल, प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन। ये सब रिवीजन हो रहा है आपका। अगर आपको ढंग से नहीं समझ में आया या आपको ये ध्यान से समझना है तो डे 7 की वीडियो को आप देखिएगा। अब यहां पर जो सब्जेक्ट हैं, ये जितने भी सब्जेक्ट हैं मैंने डे 8 की वीडियो में कवर किया है इनको, और मैंने आपसे कहा है कि ये सभी क्या हैं? ये सभी प्रोनाउन हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए वन, ईच, एवरी, एवरीवन, एवरीबॉडी, ये जितने भी हैं ये कहां पर फॉल करेंगे, तो आपको तुरंत पता होना चाहिए। इतनी प्रैक्टिस आपकी हो तभी आप आगे बढ़ें तो बेहतर होगा। तो डे 21 से पहले की सारी वीडियोस आपने प्रॉपरली देखी होनी चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर तो नहीं है, इनमें से कोई नहीं हो सकता। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर तो हमेशा क्या होता है? आई। फर्स्ट पर्सन प्लूरल हमेशा वी होता है। यू जो है वो हमेशा ही सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन में भी हमेशा उसको क्या ट्रीट किया जाता है? प्लूरल। अब थर्ड पर्सन में ही, दिस, दैट, इट, शी, ये जो मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया, उनके अलावा ये जितने हैं ये प्रोनाउन हैं
कुछ थर्ड पर्सन के सिंगुलर हैं, कुछ प्लूरल हैं। तो क्या आप इन्हें देख करके बता सकते हैं कि कौन से सिंगुलर है कौन से प्लूरल? ये वन से लेकर के वन, ईच, एवरी, एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, समवन, समबडी, समथिंग, एनीबॉडी, एनीवन, एनीथिंग, नथिंग, यहां तक ये सारे के सारे क्या हैं आपके? ये सब है आपके थर्ड पर्सन सिंगुलर। और इसके अलावा बोथ, फ्यू, मैनी, सेवरल, अदर्स, ये जो हैं ये सब क्या है आपके? थर्ड पर्सन के प्लूरल प्रोनाउन। और ऑल, सम, नन और मोर, ये चार, ये फोर, इनको एज अ सिंगुलर भी यूज किया जाता है, यानी इनको सिंगुलर प्रोनाउन भी ट्रीट किया जाता है और साथ ही साथ प्लूरल प्रोनाउन भी ट्रीट किया जाता है। कब सिंगुलर ट्रीट किया जाता है, कब प्लूरल ट्रीट किया जाता है, ये बात मैंने डे 8 की वीडियो में बताया है। और यही कारण है कि जब मैं कहता हूं ऑल इज वेल या मैं कहता हूं ऑल आर वेल, तो ये दोनों ही सेंटेंसेस बिल्कुल सही हैं, लेकिन दोनों के बोलने का जो कॉन्टेक्स्ट होगा सेंटेंस का वो डिफरेंट होगा। और ये बात मैंने डे 8 में समझाई है, तो रिपीट नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आपको रिवाइज करा रहा हूं कि वन से लेकर के नथिंग जो यहां लिखे हैं ये सभी थर्ड पर्सन के सिंगुलर प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन। ये बोथ, फ्यू, मैनी, सेवरल, अदर्स, ये थर्ड पर्सन के प्लूरल है। और ऑल, सम, मोर, नन, इन्हें सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से ट्रीट किया जाता है। ये बात आपको तुरंत, जैसे ही कोई पूछे तुरंत आपको पता होनी चाहिए। जैसे सब्जेक्ट की टेबल थी, ऑक्सिलरी वर्ब्स की भी ये टेबल है जो ऑलरेडी आप समझ चुके हैं, जानते हैं। आप ये जानते हैं कि 3 तरह की ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, बी, डू और हैव। अगर मैं ये टेबल आपको दूं, आपसे पूछूं कि बताइए बी की प्रेजेंट वर्ब्स कौन सी हैं, बी की पास्ट ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन सी हैं, बी की फ्यूचर ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी है, तो क्या आप बता सकते हैं? आपको एकदम याद होना चाहिए। कोई भी आपसे पूछे आप तुरंत कह दें सर प्रेजेंट की जो बी वर्ब्स हैं वो है इज, एम, आर। पास्ट की बी वर्ब्स हैं वॉज, वर। अगर आपको इस तरह से नहीं याद है तो याद करना पड़ेगा आपको, तभी आप आगे बढ़ेंगे, तभी आपको इंग्लिश बोलने में मदद मिलेगी। क्योंकि लिखते वक्त तो हो सकता है कि आप चीजों को देख लें, लेकिन बोलते वक्त तो आपको एकदम से दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए। प्रेजेंट की डू वर्ब्स कौन सी हैं? आपको तुरंत कहना है सर डज या डू। पास्ट की डू वर्ब्स हैं डिड, केवल एक ही वर्ब है, एक ही ऑक्सिलरी वर्ब है डिड। फ्यूचर की, फ्यूचर सिंपल है विल डू। फ्यूचर में हमेशा विल आता है ना। जैसे फ्यूचर की हैव वर्ब क्या होगी? विल हैव, ठीक है। प्रेजेंट की हैव ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन सी हैं? एक है हैज, एक है हैव। और पास्ट की हैव वर्ब कौन सी है? हैड। यहां तक कि इसके अलावा आपको यह भी याद रहना चाहिए हमेशा, कोई भी आपसे पूछ ले कि अगर हमें प्रेजेंट की बी वर्ब्स इज, एम, आर को यूज करना है सब्जेक्ट के हिसाब से, तो किस सब्जेक्ट के हिसाब से कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब आएगी? तो आप तुरंत कह दें थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज, आई के साथ में आएगा एम, आई के साथ, और बाकी जितने भी बचे हुए हैं उनके साथ में आर। सिंगुलर के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वर। और ये विल बी, विल डू, विल हैव, हैड और डिड, ये तो चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कोई भी सब्जेक्ट हो उनके साथ आता है। इसीलिए इनके नीचे मैं लिख देता हूं ऑल, ठीक है। और डज या डू में से किसका यूज किस सब्जेक्ट के साथ होता है? अगर मैं आपसे कहूं कि सिंगुलर के साथ डज लगता है, सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू, तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल गलत। क्यों गलत है? क्योंकि देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट तो आई भी है, आई के साथ डज तो नहीं लगता, आई के साथ तो डू लगता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम गलत कैटेगराइज कर रहे हैं कि सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू लगता है, और बहुत सारे स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं है। डज का यूज हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं, बाकी जितने भी हैं रेस्ट, बाकी सभी के साथ डू का यूज। हैज का यूज हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ होता है, और बाकी सभी के साथ हैव का यूज। ये बातें बताई है मैंने आपको। और देखिए एक चीज और है, इसीलिए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि सर सिंगुलर के साथ तो हैज लगता है, प्लूरल के साथ हैव लगता है। आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है
तो आई के साथ हैज क्यों नहीं लगता है? वो इसलिए क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट ही गलत है। ये सिंगुलर प्लूरल वाली बात नहीं है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज लगता है। आई तो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है, बाकी सभी के साथ क्या लगता है? हैव। ये आपको बिल्कुल मुंह जबानी याद रहना चाहिए। अब मैं आपके सामने देखिए, पहले ये 3 सेंटेंसेस की हम बात करते हैं। ये जो 3 सेंटेंस हैं, इन 3 सेंटेंसेस में मैं आपसे कहता हूं कि ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब बताइए। फाइंड द ऑक्सिलरी एंड द मेन वर्ब। तो वो अच्छा लड़का है, ही इज अ गुड बॉय। मैं कुछ खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग समथिंग। हम दोनों खेल सकते हैं, वी बोथ कैन प्ले। सबसे पहले तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि बताइए सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, तो आप सिंपली कहेंगे ही, ये सब्जेक्ट है, वर्ब है इज, और अ गुड बॉय ये है मेरा ऑब्जेक्टिव पार्ट। ठीक है, सब्जेक्ट है आई, वर्ब है एम प्लेइंग, ये पूरा वर्ब है एम प्लेइंग। उसके बाद ये है ऑब्जेक्टिव पार्ट। वी बोथ, हम दोनों खेल सकते हैं, वी बोथ ये है सब्जेक्ट। कैन प्ले, ये पूरा वर्ब पार्ट है, यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। मैं क्यों बता रहा हूं, ताकि अगर आपने पिछली कोई वीडियो मिस करी है तो चीजें आपको पता हो, क्लियर हो, तभी हम आगे बढ़ेंगे तो आसानी रहेगी चीजों को समझने में। अब बात आती है ऑक्सिलरी वर्ब की। हम सब जानते हैं ऑक्सिलरी वर्ब है इज, एम ये ऑक्सिलरी वर्ब है। कैन, इसके बारे में आपको पता है, ये एक मोडल वर्ब है, तो इसे मोडल वर्ब भी कहते हैं, इसे मोडल ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, ये ध्यान रहिए। और ऑक्सिलरी वर्ब की एक कैटेगरी ही है मोडल वर्ब। ठीक है, ये तो आगे आएंगी चीजें। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि इस सेंटेंस में चूंकि ऑक्सिलरी वर्ब है इज, अगर कोई मुझसे पूछे कि बताइए इस सेंटेंस की मेन वर्ब क्या है, तो जिस सेंटेंस में कोई और मेन वर्ब नहीं होती है वही सेंटेंस की मेन वर्ब कहलाती है। यानी आप इसे कह सकते हैं कि ये ऑक्सिलरी वर्ब है और यही इस सेंटेंस की मेन वर्ब है। लेकिन इस सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब है एम और प्ले यानी खेलना ये है आपकी मेन वर्ब। इस बात को ऐसे भी आप समझिए कि देखिए ऑक्सिलरी वर्ब का काम है ये बताना कि सब्जेक्ट प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम या फ्यूचर टाइम किस टाइम पे उस काम को कर रहा है, और जो मेन काम है जो वो कर रहा है सब्जेक्ट वो है खेलना। तो ये तो इस सेंटेंस की क्या हो गई, मेन वर्ब, और एम यहां पर केवल एक ऑक्सिलरी वर्ब है, इस सेंटेंस की मेन वर्ब नहीं है। इसी तरह से यहां पर कैन, ये इस सेंटेंस की ऑक्सिलरी वर्ब है, मोडल ऑक्सिलरी वर्ब, और प्ले जो है इस सेंटेंस की मेन वर्ब है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट मेरे को आपको इसलिए बताना था ये कि आप हमेशा ये ध्यान रखिए, ऐसा मत सोचिए कि मेन वर्ब इस सेंटेंस की ये नहीं है। जिस सेंटेंस में कोई भी दूसरी एक्शन वर्ब नहीं होती है उस सेंटेंस की मेन वर्ब यही होती है जो कि उस सेंटेंस की ऑक्सिलरी वर्ब है। और अब आ जाते हैं इन 3 सेंटेंसेस में। अच्छा, इन 3 सेंटेंसेस को देख करके आपको कुछ याद आ रहा है? ध्यान से देखिए इन तीनों सेंटेंसेस को। ये पेन बिका हुआ है, मैंने ये पेन बेचा है, और ये पेन बेचा गया है। इन तीनों सेंटेंसेस को आप तुरंत पकड़ सकते हैं इनके फर्क को, अगर आपने पिछली वीडियोस को देखा है। देखिए बहुत सिंपल है, ये पेन बिका हुआ है, इस सेंटेंस को देखते ही आपके मन में आना चाहिए सर सब्जेक्ट है ये पेन, इस पेन के बारे में हम सिर्फ कुछ बता रहे हैं कि ये बिका हुआ है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसे बेचा गया है या किसने बेचा है, हम तो सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये पेन बिका हुआ है, इसकी अवस्था के बारे में बता रहे हैं। तो ये सेंटेंस एक सिंपल सेंटेंस कैटेगरी का सेंटेंस है। मैंने ये पेन बेचा है, यहां पर सब्जेक्ट हूं मैं, मैंने एक काम किया है और वो काम है बेचने का, तो यहां पर सब्जेक्ट के द्वारा डायरेक्ट किसी काम को करने की बात हो रही है। ये सेंटेंस है टेंस कैटेगरी का। चूंकि पहचान ऑलरेडी मैंने आपको वीडियोस में बताई है तो आप तुरंत पकड़ लेना चाहिए आपको। और ये पेन बेचा गया है, किसने बेचा ये नहीं बताया गया, यानी सब्जेक्ट के बारे में बताया नहीं गया कि किसने उस काम को किया है, बल्कि सिर्फ ये बताया गया है कि जो ऑब्जेक्ट है ये पेन, इसे बेचा गया है, पर किसी के द्वारा तो बेचा गया होगा। तो ये सेंटेंस एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। बाकी टेंस के बारे में, पैसिव वॉइस के बारे में आगे हम समझेंगे, क्योंकि स्पीकिंग में भी इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, सिर्फ ग्रामर की बात नहीं है। और मैं आपको वो टॉपिक्स ग्रामर के जरूर कवर करा रहा हूं जिन टॉपिक्स का रोल स्पीकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आगे की स्लाइड पे चलते हैं।
अगर मैं आपसे कहूं ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश, इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए, उस ग्लास में पानी नहीं था, तो क्या आप कर सकते हैं? एक बार देख लीजिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं इसका मतलब पिछली वीडियोस आपने ध्यान से नहीं देखी हैं, आपको देखनी पड़ेगी तभी आगे बढ़ना पड़ेगा। और अगर आपने देखा है, समझा है, तो आप देख सकते हैं इजीली। उस ग्लास में पानी नहीं था, में था, पास्ट की कैटेगरी 2 की बात हो रही है, वहां पर आप हैड का यूज करते हैं। हैड का नेगेटिव डिड नॉट हैव होता है। सब्जेक्ट है वो ग्लास, दैट ग्लास डिड नॉट हैव वाटर। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। लेकिन अब दूसरे ऑप्शन पे जाइए, दैट ग्लास हैड नो वाटर। यहां पर हैड का नेगेटिव हैड नो कर दिया, डिड नॉट हैव की जगह पे। क्या ऐसा किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि पानी जो है ये अनकाउंटेबल है। इसे 1 वाटर, 2 वाटर्स, 3 वाटर्स, 4 वाटर्स नहीं कर सकते। और यहां पर वैसे भी क्वांटिटी की बात तो हो ही नहीं रही है। ऐसे में आप हैड के साथ नो लगा के भी नेगेटिव बना सकते हैं, तो ये ऑप्शन भी सही है। अब आ जाइए ऑप्शन सी पे। मैंने आपको ये बताया था कि ये जो पास्ट की कैटेगरी 2 होती है, में था, यहां पर आप देयर के साथ में वॉज या वर का यूज कर लेते हैं, और अगर नेगेटिव हो सेंटेंस तो आप नो का यूज कर लेते हैं। तो यहां पर देयर के साथ वॉज लगाऊं या वर लगाऊं? देयर के साथ वॉज लगाऊंगा, क्योंकि बात हो रही है पानी की, जो कि अनकाउंटेबल है। अगर एक से ज्यादा चीजों की बात होती तब ऐसे केस में वर का यूज किया जाता है। देयर वॉज नो वाटर, नो लगा दिया क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। पानी नहीं था, इसके लिए बना दिया देयर वॉज नो वाटर। कहां नहीं था? उस ग्लास में, इन दैट ग्लास। तो केवल पानी नहीं था के लिए बनाया देयर वॉज नो वाटर, और उस ग्लास में के लिए इन दैट ग्लास। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। अब इस सेंटेंस में देखिए, यहां पर जो सेंटेंस है आपके लिए ट्रांसलेट करने के लिए वो है उस बॉक्स में 2 पेन नहीं थे। अब यहां पर भी वैसे तो में था आ रहा है, पास्ट की कैटेगरी 2 है, हैड का यूज किया जाता है। हैड का नेगेटिव आप जानते हैं डिड नॉट हैव का यूज किया जाता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया। और मैंने आपको ये भी बताया कि हैड नो का भी यूज किया जाता है। कब? जब क्वांटिटी की बात नहीं होती है। यहां पर क्वांटिटी की बात हो रही है तो हम हैड नो का यूज नहीं करेंगे, और देयर के साथ में वॉज वर का यूज किया जाता है, और उसके बाद में नो का यूज। तो अगर मैं इस सेंटेंस को बनाऊंगा, उस बॉक्स में 2 पेन नहीं थे, सब्जेक्ट है दैट बॉक्स डिड नॉट हैव, नेगेटिव सेंटेंस है, डिड नॉट हैव 2 पेन, 2 पेन्स। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। दैट बॉक्स हैड नो 2 पेन्स। हैड के साथ नो का तो यूज मैं कर ही नहीं सकता, ये बात ऑलरेडी इस वीडियो में समझाई है, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। दैट बॉक्स हैड नॉट 2 पेन्स। इस कैटेगरी में हैड के साथ नॉट का यूज कभी करते ही नहीं है। हैड के साथ हमेशा नो का ही यूज करते हैं, नॉट का यूज नहीं करते हैं। और नो का यूज भी तब करते हैं जब क्वांटिटी की बात नहीं होती है। तो ये दोनों ऑप्शन सही नहीं है। ऐसे में ऑल ऑफ द अबव का तो कोई मतलब नहीं है। तो क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ये है। ये सब मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूं जो हमने पहले सीखा है। मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप जो भी वीडियोस मैं बना रहा हूं इस कोर्स में, आप ध्यान से वीडियो को देखिए और ये मत समझिएगा कि ये ग्रामर क्यों बताई जा रही है। ये ग्रामर जरूरी है इसलिए बताई जा रही है। अगर बेस मजबूत रहेगा तो जब आप सेंटेंस को बनाएंगे आपको किसी से मदद लेने की जरूरत नहीं है। आप खुद ही लॉजिकली सोचेंगे कि इस सेंटेंस को बनाने का तो यही तरीका होना चाहिए क्योंकि ये इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, और फिर आपका दिमाग खुलेगा। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे चीजें अच्छी होती जाएंगी। तो अगर आप 90-100 डेज तक, जब तक ये कोर्स चल रहा है, केवल 90 डेज में हम बाउंड नहीं हो सकते, क्योंकि हो सकता है मुझे ऐसा महसूस हो कि कुछ स्पीकिंग प्रैक्टिस एडिशनल कराने की जरूरत है, किसी डाउट को और क्लियर करने की जरूरत है, तो 90 की जगह 100 भी हो सकता है। लेकिन आप ये विश्वास रखिए और इस विश्वास के साथ चलिए कि अगर सर कह रहे हैं कि ये चीज करनी जरूरी है तो मैं ये चीज जरूर करूंगा, और हर वीडियो को ध्यान से देखिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप ऐसा करेंगे। और फिलहाल आज के लिए यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।